से ड्यूटी कर रहे थे कि स्पेशली वो ट्रेन कर रहे थे कतार की नेवल ऑफिसर्स को और नेवल पर्सनल को, और ये इसमें काबिल थे। ये हायर किए गए थे कंपनी से, जो कंपनी का ओनर है वो भी एक रिटायर्ड जो कतार का ऑफिसर था। तो इनको जो पकड़ा जाना, मुझे नहीं लगता ये कि नॉर्मल पकड़ा जाना था, क्योंकि आप देखें जो इनका मालिक था उसका फार्म का, उसको इन्होंने छोड़ दिया 7-8 महीने में, इनको रखा गया। और ये मुझे लगता है कि इसके अंदर जो यूं तो वोरा साहब कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं, पर मुझे लगता है ये आईएसआई का इम्प्रिंट है। आईएसआई ने प्रेशराइज किया है कतार को, इसलिए उसने क्या नहीं। दूसरा मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि एक तो ये, और दूसरा ये कि अब जब बात रिजॉल्व होने वाली थी कि उनको अलग अलग की बजाय 2-2 साथ रखा गया था, ये इमीडिएटली डेथ सेंटेंस क्यों दिया? मुझे लगता है इसके अंदर भी यही है कि जिस प्रकार से भारत ने एक प्रकार से इजराइल का साथ दिया टेररिज्म के अगेंस्ट, नहीं, और जाहिर सी बात है सिराज साहब, यहाँ ये भी समझने की बात है कि भाई 8 अपराधी और 8 की जो सजा का जो पैमाना है वो क्या एकदम बराबर है कि 8 के 8 को आपने मौत की सजा दे दी? मेरे साथ डॉक्टर अदीश सी अग्रवाल जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के, चेयरमैन है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के। अदीश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इस समय कतर के केस को कितना कमजोर आप देख रहे हैं, और अगर मैं कानूनी पहलुओं की बात करूं तो क्या लगता है इसमें अब भारत को क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का भी विकल्प तलाशना होगा, या इसमें अभी विलंब है? अभी मेरे हिसाब से जो एक्यूज्ड है हमारे 8, उनको जो कोर्ट ऑफ अपील है 15 दिन के अंदर उनको उसी देश में, कतर में कोर्ट ऑफ अपील में फाइल करना चाहिए। परंतु वहाँ ये सरिया लो है, ये हिंदुस्तान की तरह से टाइम लगने का नहीं है। वहाँ बड़ा स्पीड से काम और जो सोच लेते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल सिस्टम है उस तरीके का नहीं है। वहाँ पर सीक्रेटली ये प्रोसीडिंग होल्ड करी गई हैं, उसके अपील करनी चाहिए। और उसके बाद कोर्ट ऑफ सेसेशन है जो अपील फाइनल कोर्ट होती है, सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके बाद उसमें अपील करनी चाहिए। भारत सरकार जब तक कन्विक्शन नहीं हो रही थी उससे पहले भारत सरकार वहां का पॉलिटिकल लीडर से, वहां के राजघराने से बात करने के लिए एंटाइटल नहीं थी, क्योंकि जब तो ट्रायल चल रहा था, ट्रायल में छूट भी सकते थे, नहीं छूट सकते थे। जब ये कंफर्म हो गया कि वो कन्विक्ट कर दिए हैं, तो उस सिचुएशन में अब भारत सरकार जो है गवर्नमेंट से वहां से बात कर सकती है। और भारत सरकार अगर बात करेगी, और ये करेगी हर हालत में, और जगह जहां से हमारे जो ये 8 आदमी हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो हिंदुस्तान में वापसी आएंगे। लेकिन अग्रवाल साहब, मुझे आप ये समझाइए आसान शब्दों में कि कतर जो है वो भारत सरकार के सामने कोई भी सबूत नहीं रख रहा है। सबूत मतलब कि कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि भाई आरोप क्या है, क्या कुछ मिला है इनके पास से, किस आधार पर एकदम एक्सट्रीम सजा, भाई सजाए मौत जो है वो तो सबसे बड़ी सजा है, तो वो क्यों दी जा रही है? तो इसमें अगर मैं कानूनी पहलू समझूं तो क्या कतर का केस कमजोर है? केस ये इनका प्रोसीजर वो सरकार को अब उनको जब कन्विक्शन हो गई है, अब उनको उसका कन्विक्शन का ऑर्डर भारत सरकार का जो हमारे एम्बेसी है उसको उन्हें देना चाहिए, और भारत सरकार उनको देखकर पढ़कर और उनको रिप्रेजेंट कर सकती है कि आपने ये गलत डिसीजन, जो एक्यूज्ड है जो हमारे 8 ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड ऑफिसर, वो तो इंडिविजुअली अपनी अपील डालें और वो भी एक मर्सी पेटिशन डालें, क्योंकि हमको इस चीज पे रहे कि हम कानूनी लड़ाई लड़के, क्योंकि उन्हीं की कोर्ट से रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं है। ये इंडिया जैसी इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है कि जहां पर लोअर कोर्ट के ऑर्डर को अपीलेट कोर्ट जो है चेंज कर दे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर भारत सरकार वो मर्सी पेटिशन के झूठे केस में फंसाया गया है और हमारे को छोड़ा जाए, और वो तो वहां के नेवल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, सुशील पंडित का मैं रुख कर लेती हूँ। सुशील पंडित, इसी पूरे मामले में जो कंपनी का मालिक है जो कि ओमान का रहने वाला है उसको छोड़ दिया साहब आपने, और जो काम करने वाले लोग हैं उन 8 भारतीयों को आपने सजाए मौत दे दी, तो क्या माना जाए कि इन 8 अधिकारियों को, पूर्व जो ऑफिसर्स हैं, उनको भारतीय होने की सजा मिल रही है कतर में, कतर की धरती पर? शोभना जी, कतर से हम क्या अपेक्षा करते हैं?
कतर एक राजघराने द्वारा चलाया गया छोटा सा देश है। न वहां लोकतंत्र है, न वहां की कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी है, न वो सार्वजनिक रूप से दिखाई पड़ती है, और वो निष्पक्ष तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। वहां पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा जो प्रपंच है, वो एक हठ पर, एक अपनी विम पर, एक जिद पर या किसी भी तरह की पिनक पर चलता है। इसीलिए उन्होंने ना तो अब तक ये बताया कि इन पर आरोप क्या है। जो भी कुछ हमको पढ़ने सुनने में मिल रहा है, ये अखबारों में छपा हुआ मिल रहा है। हमें आरोप पत्र, वहां के जजमेंट्स, उसके डिटेल्स, उसके पूरे मुकदमे की तफसील नहीं पता चली है। जो कतर के अखबारों में छपा है, जो अन्य अखबारों में छपा है, हमको वो सुनने पढ़ने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल भी पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है और निष्पक्ष तो कतई नहीं है। तो इसलिए इस सब को विभिन्न संदर्भों में समझने की जरूरत है। हम अटकलें लगा सकते हैं कि भारत को एक हिंदू बहुल देश होने की सजा मिल रही है इस मुस्लिम उन्माद के समय में, या भारत को इजराइल के पक्ष में खड़ा होने की सजा मिल रही है, या ये वही कतर है जिसने नुपुर शर्मा के ऊपर आपत्ति जताई थी और ये बिना जाने के भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यहाँ खुली बहस पुराना हो चुका है। मुझे लगता है वो मामला बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है और भारत खुलकर इजराइल के समर्थन में सामने आया है, हालांकि फिलिस्तीनी नागरिकों के भी समर्थन में भारत आया है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इसीलिए मेरे साथ पाकिस्तान से भी कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं। जी जी सुशील। नहीं शोभना जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। उस समय जिस तरह भारत कतर की घुड़की में आ गया था और उनको समझाए बिना हमने अपने यहां उनके जैसे वो चाहते थे वैसा कर दिया था, आज उनको लगता है कि वो फिर से अपनी बात मनवा लेंगे किसी ना किसी इस तरह की घुड़की से। ठीक है। तो हमने जो नजीर उनके सामने रखी, जो उदाहरण उनके सामने रखा, आज उसी बल पर ये उछल रहे हैं। ठीक है। राजा काशिफ मेरे साथ विश्लेषक जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। काशिफ साहब,